हेलो दोस्तों। आज हम देख रहे हैं 12 फरवरी का न्यूज़पेपर। और जैसे कि वैसे हम जनसत्ता लेकर आते हैं, लेकिन किसी कारणवश जनसत्ता हमें अखबार नहीं मिल पाया है, तो आज हम जनसत्ता की जगह लेकर आए हैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। आप जानते हैं दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन जो होता है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दो ही न्यूज़पेपर बहुत अच्छे माने जाते हैं, एक तो जनसत्ता हिंदी में और एक हमारा दैनिक जागरण। ठीक है। अच्छा, आगे चल के मैं ये सोच रहा हूँ कि द हिंदू भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वो आगे चल के देखेंगे। फिलहाल अभी हम जनसत्ता को लेकर आगे बढ़ेंगे, और जिस दिन जनसत्ता अवेलेबल नहीं होगा उस दिन हम दैनिक जागरण की नेशनल एडिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने की। कुछ एडिटोरियल्स हैं बहुत अच्छे, और एक दो अलग सी खबर है, उनको देख लेते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं क्या क्या न्यूज़पेपर हम देखो। एक तो ये वाली हमारी न्यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा अब सुर्खियों में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये रणवीर अलाहाबादिया हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कमेंट जिसको कह सकते हैं। तो सरकार के आदेश के बाद इंडियाज़ गोट टैलेंट को किया गया ब्लॉक। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। इसमें पढ़ लेते हैं भैया, इसमें क्या चीज़ है। यूट्यूब रियलिटी, इस पर देखते हैं हमारा क्या है। यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज़ गोट टैलेंट में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया द्वारा की गई अश्लील और अभद्र टिप्पणियों से बढ़ते विवाद के मद्देनजर सरकार के आदेश के बाद इसे ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, असल में मामला ये है कि ये जितने भी लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, ये सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। ये सब क्या भैया, इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, और ये अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, और इन्होंने यो कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की है। यो कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की है। यो कल्चर का मतलब है कि गाली देते वक्त ये खुद को कूल समझते हैं बहुत ज़्यादा, और इन्होंने भारत का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, उसका एक सत्यानाश करने का जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, वो इंग्लिश मीडियम के ये जो इस तरीके के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये सबसे ज़्यादा इन्होंने देश की संस्कृति को, देश के कल्चर को बर्बाद करने का तरीका अपनाया। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं, इनमें एक तरीके की ख़ास बात है। अगर तुम इस टाइप के लोगों से आप मिलोगे, तो इनमें एक ख़ास बात हो रहा है। क्या ख़ास बात हो रहा है कि ये कैंसिल कल्चर को, सब इनके अंदर कैंसिल कल्चर भी होता है। मतलब अगर आप इन्हें समझाओगे ना कि नहीं, जो आपने जो कमेंट किया वो सही नहीं था, ये वगैरह, ये आपको कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो इनकी पॉइंट ऑफ व्यू को मानेगा वो सही है, और जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानेगा वो एकदम ख़राब है। इसे कहते हैं तुरंत कैंसिल कर देते, जैसे बोलते हैं कैंसिल कल्चर, कैंसिल स्ट्रेटजी को ये अपनाते हैं। मतलब ये खुद को अपने से बड़ा इंटेलिजेंट, खुद को अपने से बड़ा कूल, अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते। इनकी नज़र में सब बाढ़ में जाए, यही सब कुछ है। चले, खैर, भारत सरकार ने कदम उठाया और इस तरीके के लोगों पर लगाम लगाने की बहुत अच्छा स्टेप लिया भारत सरकार ने, और इसके लिए हम भारत सरकार की सराहना करते हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक्स पोस्ट में कहा, यूट्यूब पर रणवीर अलाहाबादिया द्वारा अश्लील और अभद्र टिप्पणियों वाले इंडियाज़ गोट टैलेंट एपिसोड को भारत सरकार के आदेश के बाद ब्लॉक कर दिया गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा कि इस प्रकरण ने इंटरनेट मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता को उजागर किया है। देखो, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये निशिकांत दुबे जो एमपी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है, देखो, इस तरीके का जो कंटेंट बना है, आगे चल के फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके का ये जो केस हुआ है, इसने क्या कहा है, इस केस ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया है कि भैया एक इस तरीके के नियम आप बना लीजिए जो इनको रेगुलेट कर सके। देखो, अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है और जो हमारे यूट्यूब हैं, इन पर कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बनी है जो इनके कंटेंट को रेगुलेट करती है। उससे क्या होता है कि जिस तरीके भी कंटेंट इन पर अवेलेबल है, उससे छोटे से लेके बड़े बच्चे सब, छोटे से लेके बड़े तक सब इसको देखते हैं, और इससे उन पर क्या, उनके माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ख़राब, बहुत ही अपोजिट इफेक्ट उन पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ये जो केस हुआ है, कहीं ना कहीं भारत सरकार को उसने जगाया और कहा है कि भैया हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाएं जिससे आगे चलकर हम संभल कर रहे हैं। वरना आप देखिए, ये बंदा किस तरीके के एपिसोड लाता था, लेकिन किस तरीके से गंद इसके दिमाग में भरी पड़ी, आप देखिए।
कितनी गंद इस बंदे के दिमाग में भरी पड़ी हुई है। इसने इस तरीके का कमेंट किया है जिसको कहा भी नहीं जा सकता। हालांकि ये मुद्दा इतना पॉपुलर हो चुका है कि सभी को पता है इसने क्या कहा है। कुल मिला के हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, मतलब इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे लिखवाया जा सकती है कि आप ये बताइए क्या कोई ऐसे मंत्रालय की या कोई ऐसे कानून की ज़रूरत है जिससे कि OTT प्लेटफॉर्म यूट्यूब को रेगुलेट किया जा सके। क्या इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो बाधित नहीं होती। तो मतलब कुल मिला के बैलेंस करते हुए सरकार को ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे ताकि इस तरीके कंटेंट दोबारा ना आ सके। वैसे अगर देखा जाए इसमें सबसे बड़ा जो इस बंदे ने काम किया तो वो क्या है, इसमें सबसे बड़ा जो बैकअप है जिसकी वजह से ये हुआ है और वो है समीर रैना। ये बंदा है, इस बंदे ने, ये बंदा अपने को इतना कूल समझता है। ये बंदा दूसरों को गाली देना, उसको ह्यूमिलिएट करना, उसकी कोई अगर उसमें वीकनेस है उस पर मजाक उड़ाना, इसको ये कॉमेडी समझता है। यानी कि इस बंदे ने ही इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया। और ये तो बंदे ने कमेंट अभी की है, इससे पहले न जाने कितनी कमेंट की जा चुकी हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं थी, लेकिन इसने इतनी खराब कमेंट कर दी कि मजबूरन सरकार को स्टेप लेना पड़ा और लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। तो हम सरकार के स्टेप का स्वागत करते हैं और इस तरीके के लोग समय रैना जैसे और ये रणबीर लाबा जैसे पूरी जनता को एक साथ मिलकर इनको बाइकआउट करना चाहिए। देखो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। काम मेरी नज़र में या आप सबकी नज़र में आपको क्या करना चाहिए, इनको बाइकआउट करना चाहिए। इनका कंटेंट आप ना देखें और भारत सरकार कानून की तरह इन पर कार्रवाई करें। चलें अब आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, आगे देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने शो के खिलाफ IT अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत स्वतः से मामला दर्ज किया है और शो के सभी एपिसोडों को हटाने की मांग की है। पहले एपिसोड से लेकर अब तक शो में भाग लेने वाले 30 मेहमानों को समन भेजा जा रहा है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यूट्यूब को अश्लील सामग्री हटाने का निर्देश देने के बाद गूगल के स्वामित्व वाले इस मंच ने कहा कि दुनिया भर की सरकारों की ओर से इस तरह की सामग्री हटाने के अनुरोध के लिए इसकी स्पष्ट नीतियां हैं। यूट्यूब ने कहा कि हम सही कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिसूचित होने पर सामग्री हटाने के अनुरोधों की समीक्षा करते हैं और दिशा निर्देश के उल्लंघन के संदर्भ से सामग्री की भी समीक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जो है काफ़ी स्टेप लिया है। कुल मिला के पूरा देश एक साथ इसके खिलाफ खड़ा है और होना भी चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब सीधा हम एडिटोरियल पेज पर आ जाते हैं। ये बहुत शानदार एडिटोरियल, बहुत ही बढ़िया। क्या है भैया, परस्पर हितों की रक्षा से ही बनेगी बात। आप देख रहे हैं ट्रम्प जब से आए हैं टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी के नज़र में ये जो है एडिटोरियल आया है, देखते हैं। भारत को ट्रम्प प्रशासन के नाटकीय कदमों और बयानों में उलझे बिना असल मुद्दों पर मोलभाव की रणनीति अपनानी चाहिए। मतलब इन्हें ट्रम्प क्या कह रहे हैं उससे दिमाग लगाइए, डायरेक्ट अपना मोलभाव करें और काम करें। नेक्स्ट, आज की अगर मैं बात करूँ, आज 13 फरवरी और प्रधानमंत्री जी अभी US गए हुए हैं। पेरिस में EI सम्मेलन था, उसके बाद डायरेक्ट US गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में EI शिखर बैठक की से अध्यक्षता करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में लौटे ट्रंप के तेवर काफ़ी बदले हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत अमेरिकी संबंधों में प्रगति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले उन देशों पर निशाना साधना शुरू किया जहां से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी आ रहे हैं और जिनके साथ व्यापार घाटा हो रहा है, यानी कि जो डंकी रूट है ना, और जिनसे व्यापार घाटा, इन दो चीज़ों पर उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर 25% तथा चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। परंतु चुनाव प्रचार में टैरिफ किंग की संज्ञा देने के बावजूद भारत पर व्यापार टैरिफ की जगह अवैध प्रवासियों के लिए निशाना साधा। अभी भारत पर टैरिफ का तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन टैरिफ पर कुछ एल्यूमिनियम वगैरह पर थोड़ा बहुत लगाया है, उसमें आई थिंक बढ़ा दिया है, लेकिन मेन उन्होंने जो है जो डंकी रूट से वहाँ लोग जा रहे हैं उस पर सबसे बड़ा निशाना साधा। और जैसे आप पता है कि कुछ लोग भारत को वापस भी भेजे गए। अमेरिका में मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद सबसे बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारत से ही जाते हैं। अमेरिका में अब भारतीयों की संख्या लगभग 50 लाख हो चली है, जिसमें 7,25,000 ऐसे हैं जो या तो अवैध डंकी मार्गों से घुसकर आए हैं या फिर वैध दस्तावेजों के बिना रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारत से गए अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने पहली बार देश से निकाला। पिछले वर्ष 1,000 से अधिक भारतीयों को निकाला गया था। वर्ष 2018 से 2023 के बीच लगभग 5,500 भारतीयों को निकाला गया, जिनमें
2300 अकेले 2020 में निकाले गए थे। हालांकि अभी तक भारतीयों की सेना के विमान में बेड़ियां हथकड़ियां पहनकर नहीं निकाला गया था, यानी कि अब बहुत ज़्यादा किया गया है। पहले ऐसे नहीं निकाला, ऐसे नहीं कि ये पहली बार हुआ, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन पहले ऐसे ह्यूमिलेट करके हथकड़ियाँ बांधकर पैरों में जंजीरियाँ, हाथ में जंजीरी, पैरों में बेड़ियाँ, ये ऐसे नहीं निकाला गया था। किसी भी देश में अवैध मार्गों से घुसपैठ गंभीर अपराध है। भारत जैसा बड़ा देश ने इसका जवाब बचाव कर सकता है और नहीं इसे बढ़ावा दे सकता है। इसलिए भारत ने अपने अवैध प्रवासियों को वापस लेने के में पूरा सहयोग देने की पेशकश की है, परंतु भारत जैसे स्वाभिमानी देश को यह भी गवारा नहीं हो सकता कि सहयोग की पेशकश के बावजूद उसके नागरिकों को बेड़ियां हथकड़ी पहनाकर सैनिक विमानों से भेजा जाए। इसे लेकर भारत में राजनीतिक बवाल होना स्वाभाविक था। संसद में पहले तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे निर्वासन की स्थापित अमेरिकी प्रक्रिया बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, मगर बढ़ते आक्रोश पर विदेश सचिव को सफाई देते हुए स्वीकार करना पड़ा कि भारत ने अमेरिकी सरकार के समक्ष अपने नागरिकों के अपमान का मुद्दा उठाया है, कि जब इस शैली में ब्राजीली नागरिकों को वापस भेजा गया था तब ब्राजील सरकार ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। मतलब ऐसा ब्राजील सरकार ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था, तो भारत ने भी अपना विरोध दर्ज कराया, वो अच्छी बात है। हालांकि एस जयशंकर ने पहले संसद के अंदर थोड़ा घुमा फिराने की बात कही, थोड़ा सा टाला की ये उनकी प्रक्रिया वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में जो विदेश सचिव उन्होंने जो है ये बात कही कि हाँ भाई वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था, अमेरिका को बिल्कुल सहसम्मान के साथ उन्हें वापस भेजना चाहिए था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो तो इतना नाराज हुए थे कि अमेरिकी सैनिक विमान के अपनी धरती पर उतरने की प्रस्तावना का कारण बताकर विमान को उतरने नहीं दिया था, और बाद में ऊंचे टैरिफ की धमकी से घबराकर अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना विमान भेजे थे, है ना। ये कोलंबिया के, उन्होंने तो भैया पर यही नहीं कहा कि हम उतर नहीं देंगे अमेरिका का जो सैनिक विमान है, लेकिन वो ट्रम्प ने फिर उनको टैरिफ की धमकी दी, तो उन्होंने फाइनली अपना जहाज़ भेजा और लोगों को अपना विमान भेजकर लोगों को वापस बुला लिया। मैक्सिको, कनाडा, चीन और कोलंबिया के खिलाफ ट्रम्प की आवेश भरी घोषणाओं के बाद के घटनाक्रम को देखा जाए तो मामूली मूलभाव के बाद ट्रम्प ने अपने कदम रोक लिए हैं या वापस ले लिए हैं। ऐसा लगता है कि वे अमेरिकी राजनीति और विश्व व्यवस्था पर अपनी छाप छोड़ने की जल्दबाजी में है, इसलिए ध्यान खींचने के लिए सनसनीखेज घोषणाएं करते रहे हैं और मामूली सी रियायत हासिल होने पर भी अपनी जीत बताकर पिछड़ जाते हैं। इसलिए लगता है कि भारत ने अमेरिका के साथ उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होते संबंधों को खातिर संयम से काम लेकर सही किया है। गीदड़ भभकी से डरकर मोलभाव की बाजीगरी के इस खेल की हकीकत अमेरिका के सबसे बड़े व्यापार साझेदार कनाडा, मैक्सिको और चीन समझ चुके हैं। दूसरे देशों के कूटनीतिकों और मीडिया को भी इसे समझना होगा। अवैध प्रवासियों की बात करें तो अमेरिका में उनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक पहुंच गई है। पुलिस औसतन भी 2000 को रोज पकड़ रही है, जिनमें से अधिकांश पर्याप्त संसाधनों के अभाव में वापस नहीं भेजे जा रहे हैं। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद सैनिक विमानों और अतिरिक्त अफसरों को इस काम पर लगाया है। एक तो इस काम में नागरिक विमानों की तुलना में 10 गुना से अधिक खर्चा आता है, और दूसरी यदि 3000 को भी रोज वापस भेजा जाए तब भी इतने लोगों को निकालने से 10 साल से ऊपर लगेंगे। देखो इतने लोग हैं, अगर 3000 भी भेजे तो 10 साल लग जाएंगे, रोज 3000 भी भेजें। इसलिए सैनिक विमानों में बेड़ी और हथकड़ी पहनाकर भेजने का नाटक जिन देशों से अवैध प्रवासी आ रहे हैं उनमें आतंक और राजनीतिक आक्रोश फैलाने के लिए खेला जा रहा है। ब्रिटेन में भी सुनक सरकार ने अवैध मार्गों से आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने रवांडा भेजने जाने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य यही था। उम्मीद है कि मोदी की यात्रा के दौरान भारतीय दल भी ट्रंप प्रशासन के नाटकीय कदमों और बयानों में उलझने बिना असल मुद्दों पर मोलभाव की रणनीति अपनाएगा। भैया ये जो है ट्रंप भैया हमारे, ये ज़रा नाटकबाजी ज़्यादा करते हैं, गिरड़ भमकी ज़्यादा देते हैं, तो भारत को वही संयम से काम लेते हुए अपना काम करना चाहिए, जो कि वो कर भी रहा है, बहुत अच्छा आराम से कर रहा है। भारत ने जो भी किया बढ़िया किया है। ट्रंप को अपना व्यापार घाटा कम करने की चिंता है, जिसका समाधान भारत से उससे नई रक्षा और क्रिटिकल राजनीति तकनीक का सामान और गैस खरीदने के बदले कर सकता है। बदले में भारत को अपना व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और रणनीतिक एवं सामरिक साझेदारी और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका का प्रमुख सामरिक साझेदार है। वह क्वाड का अहम सदस्य है और उसके सहयोग के बिना चीन के विस्तार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक हालिया साक्षात संकेत मिला कि अमेरिका अब बहुध्रुवीय व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है, इसलिए चीन से सीधे टकराव का जोखिम शायद न उठाए, परंतु हिंद प्रशांत और अरब सागर से लाल सागर तक के आपूर्ति मार्ग को भारत को मदद के बिना चीनी वर्चस्व से मुक्त नहीं रखा जा सकता। ठीक है। ईरान के चाबार बंदरगाह का मामला भी इसी सुरक्षा से जुड़ा है। उस बंदरगाह के प्रयोग के लिए भारत को मिली छूट का मामला ट्रंप ने रूबियो को सौंप रखा है। भारत को सुनिश्चित करना है कि ट्रंप प्रशासन उसे प्रतिबंधों के दायरे में न डाले। ठीक है। तो मतलब भारत को एक तरीके से इस बात पर काम करनी है कि वो किसी तरीके से प्रतिबंध के अंदर ना आए। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा ये आर्टिकल था हमारा, और ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एआई वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। एआई की चुनौती। तो एआई की चुनौती में देख लेते हैं, एआई की चुनौती में हमारा क्या आता है वो देख लेते हैं।
पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इस तकनीक में दुनिया के बदलने की ताकत है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि इसके उपयोग के संदर्भ में कोई वैश्विक ढांचा बने, है ना। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एआई के दुरुपयोग के खतरे किसी से छिपे नहीं है। भैया एआई का देखो मिसयूज़ भी हो रहा है ना। आप देख रहे हैं किसी का फेस हटाकर दूसरा फेस लगा देते हैं और फिर एक गलत वीडियो पोस्ट कर दी जाती है, वो महिला है तो उसके लिए वो काफ़ी गलत साबित होती है। अभी एआई का उपयोग अपने प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन उससे पैदा होने वाली कई चुनौतियों ने सिर उठा लिया है। यह उन्नत तकनीक बनाने वाली कुछ कंपनियां उसे अपने हिसाब से संचालित करती भी दिख रही हैं। इस तकनीक का मनमाना इस्तेमाल न होने पाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई प्रभावी तंत्र बनाना होगा, क्योंकि अमेरिका की कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने सूचना संसार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उनके एकाधिकार, उनकी मनमानी से निपटना विश्व के तमाम देशों के लिए मुश्किल हो रहा है ना। यहाँ अमेरिका ने बहुत काम किया है इसमें, लेकिन अब चाइना ने ऐसा डीप सेक लॉन्च किया है तो सही मानो अमेरिका का जो है, अमेरिका भी का जो चैट जीपीटी से काफ़ी झटका लगा है। यदि इसी तरह का अधिकार एआई कंपनियों ने स्थापित कर लिया तो फिर समस्या गंभीर हो जाएगी। सबसे अधिक समस्या विकासशील निर्धन देशों की होगी, जो पहले से ही चुनिंदा तकनीकी कंपनियों के वर्चस्व से दो चार हैं। वहाँ तो बेचारों उनके पास पहले से ही नहीं है। कोई भी तकनीक तभी अवसर बनती है जब उसका उपयोग छीट ढंग से होता है और उसके दुरुपयोग की आशंकाओं पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जाती है। एआई के मामले में ऐसा इसलिए अनिवार्य रूप से करना होगा क्योंकि यह मानव जीवन की कहीं गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। एआई एक नई तकनीक है और बहुत से लोग उसके प्रयोग के तौर तरीके से अपरिचित हैं। इसलिए आशंका उभरेगी कि इसके कारण रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। निसंदेह नई तकनीक अवसर बनती है, लेकिन उन्हीं के लिए जो सब उससे परिचित हो, है ना। यह स्वाभाविक है कि भारत एआई को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन यह समझ जाना चाहिए कि उसका समुचित लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। एआई के जरिए वह अनेक काम किए जा सकते हैं जो मनुष्य करते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं होती हैं और वह उपलब्ध डाटा के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचती है। अब यदि डाटा ही सटीक न हो तो नतीजे भी नुकसान पैदा करने वाले हो सकते हैं। भाई एआई जो है वो तो सिर्फ डेटा पर काम करती है। अगर सोचो किसी ने उसमें डेटा गलत प्रोवाइड कराया तो फिर उसका रिजल्ट भी गलत ही होगा। उसमें कौन मानव भावनाएं नहीं होती। इस पर हैरानी नहीं है कि अति उन्नत एआई को मानव सभ्यता के लिए संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। इस आशंका को निर्मूल साबित करने वाले उपाय करना समय की मांग है। यह ठीक है कि पेरिस शिखर सम्मेलन में एआई के क्षेत्र में भारत और प्रमुख देशों के बीच सामंजस्य बढ़ने के संकेत मिले हैं, लेकिन बात तब बनेगी जब यह मंच एआई के नियमन के लिए सहमति कायम करने की आधारशिला बने। तो कुल मिलाकर एआई का विकास करना, मोदी जी ने इस पर बात दी है कि भैया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास तो करना है, लेकिन मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए करना है, इसके खतरों को ध्यान में रखते हुए करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि एआई इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो दूसरों के लिए नुकसान साबित हो। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारा इमिग्रेशन एजेंटों पर। भाई आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो नौजवान हैं वो अमेरिका जो गए हैं वो डंकी रूट से गए हैं, है ना। डंकी, शाहरुख खान की एक मूवी भी आई थी डंकी, उसमें यही दिखाया गया था कि किस तरीके से भारतीय वहाँ जाते हैं। और अच्छा, डंकी रूट से जो भेजने का काम करते हैं वो कौन करते हैं भैया? एजेंट ये काम करते हैं। एजेंट क्या करते हैं? उनसे पैसा लेते हैं, मोटे मोटे 60 से 70 लाख रुपए करीब उनसे ऐड लेते हैं, उससे ज़्यादा उससे कम थोड़े भी, और वो उनको इलीगल तरीके से एंट्री कराते हैं, ठीक है, मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू। अब ऐसे एजेंटों पर हरियाणा सरकार ने स्टेप लिया कि ये जो एजेंट हैं, जो हरियाणा के लोगों को, आपने देखा होगा वीडियो भी आई थी, हरियाणा के लोग ज़्यादातर वहाँ पर जा रहे हैं और भी, लेकिन हरियाणा में जो है ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो एजेंटों पे इन पर लगाम लगेगी अब, ठीक है भाई, यही तो भेजते हैं ना। तो हरियाणा सरकार ने इसको स्टेप उठाया और जो बहुत ही अच्छा स्टेप है, देख लेते हैं इस स्टेप में हरियाणा सरकार में इसी स्टेप में क्या बात चल रही है। हरियाणा सरकार ने देर से इसी युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले इमिग्रेशन सेंटर एजेंटों पर सख्ती करने की कवायद शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा सत्र में इसे लेकर सख्त कानून बनाए जाने की पहल प्रशंसनीय है। इसी महीने अमेरिका में डिपोर्ट किए गए 33 लोगों की घटना ने प्रत्येक हरियाणवी को झकझोर दिया है। इनकी इस स्थिति के लिए वे स्वयं भी तो जिम्मेदार हैं ही, उनकी इस हालत के लिए वे एजेंट भी सीधे तौर पर जिम्मेदार है, जिन्होंने लाखों रुपए लेकर उन्होंने डंकी की रास्ता दिखाया। डंकी यानी अवैध एवं खतरनाक रास्ते से अमेरिका जाने वालों में राज्य के युवाओं की संख्या कम नहीं है। इस दौरान कई लोगों को तमाम तरह की यातनाओं से भी दो चार होना पड़ता है। असल में इमिग्रेशन सेंटरों के संचालक बेरोजगार युवाओं के मन मस्तिष्क में इस लालच को उतारने में सफल हो जाते हैं। वही कहते हैं कि भैया अमेरिका पहुंच जाओ, पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, 60-70 लाख हमें दो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। इनके चक्रव्यूह में फंसकर युवा अपनी ज़िंदगी को तो दबाव पर लगाते ही हैं, परिवार की भी चिंता और भारी नुकसान की गर्त में धकेल देते हैं। पंजाब के साथ लगते जीटी रोड स्थित जिले में अवैध इमिग्रेशन सेंटर खुले हुए हैं। इसके लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदार माना जाना चाहिए। सोचो, वहाँ खुले हुए हैं इमिग्रेशन सेंटर, आप खुद सोचो,
वहाँ की डीएम इसके लिए जिम्मेदार है। यदि इन्हें खोलने से रोक दिया जाता है तो युवा डंकी रास्ते से पर न जाते। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने विदेश भेजने के वैध तरीकों को रोकने के लिए पहले कानून नहीं बनाया हुआ है। इसे और सख्त और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। यदि कोई एजेंट ठगी में पकड़ा जाता है तो उससे पूरी राशि वसूली जानी चाहिए। कुल मिलाकर इसमें सोल्यूशन भी बता दिया है ना, कि भैया सरकार को क्या करना है। बस अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आपको यही बात ध्यान देनी है कि अगर कोई क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है तो आपको क्या सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने होंगे। ठीक है, तो 2 आर्टिकल ये है। बाकी ये तो हमारा पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये किसी काम का नहीं है ना। बाकी ये भी पढ़ सकते हैं, कॉलेज कोचिंग का घाट गठजोड़, है ना। लेकिन मैं सिर्फ एक आर्टिकल और बचा है, वो पढ़ूंगा, वो इंटरनेशनल लेवल का है और ये हमास वाला है। अच्छा, ट्रंप ने इस्पात एल्यूमिनियम पर लगाया 25% टैरिफ, ईयू देगा जवाब। यूरोपियन यूनियन पर लगाया है ना, जिससे मैं बात में बोला इंडिया पे लगा, इंडिया पे नहीं लगाया, अभी यूरोपियन यूनियन पे लगाया है। तो यूरोपीय यूनियन भी इसका रिप्लाई करने की पूरी फिराक में है और वो पूरा इसका जवाब देगा। ठीक है, लेकिन हम ये पढ़ लेते हैं अब हमास वाला। देखो, जैसे कि ट्रंप ने कहा था कि शनिवार तक बंदों को रिहा कर दिया जाए वरना हम तबाही मचा देंगे, और अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐसी कुछ धमकी दी है। उसी को लेकर ये कुछ बातें हैं, देख लेते क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा में अवैध बनाकर रखे गए लोगों को लेकर हमास को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर गाज़ा में शेष बंधकों की रिहाई शनिवार दोपहर तक नहीं हुई तो तबाही आ जाएगी। जबकि हमास ने ट्रंप की इस चेतावनी को नकारते हुए कहा कि शेष बंधकों की रिहाई तभी होगी जब सभी पक्ष युद्ध विराम का सम्मान करेंगे। इससे पहले हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि अगले बंदों को रिहाई में देरी होगी। बता दें कि 19 जनवरी के इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंदों की रिहाई को लेकर समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हमास थोड़े थोड़े कर बंदों को रिहाई कर रहा है और उनके बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों की छोड़ रहा है। अदला बदली चल रही है, और जब ट्रंप आए थे जब ये समझौता हुआ था। फिर आगे क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवर हाउस में पत्रकारों से कहा कि हमास को गाजा में शेष बचे बंदों को शनिवार दोपहर 12 तक रिहा कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे इजराइल हमास संघर्ष विराम को रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद तबाही आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इजराइल इस मुद्दे पर उनकी बात को नज़रअंदाज कर सकता है। वह इस विषय में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर सकते हैं। ठीक है, ट्रंप ने हमास के कब्जे में शेष बचे बंदों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वे थोड़े थोड़े नहीं बल्कि सभी बंदों को एक साथ रिहाई चाहते हैं। ट्रंप ने यह बात हमास के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले बंदों की रिहाई में देरी होगी। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले 7 जनवरी को भी बंदकों की रिहाई को हमास को चेतावनी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि उनके शपथ ग्रहण तक सभी बंधक रिहा नहीं किए गए तो पश्चिम एशिया पर कहर बरपेगा। ठीक है, इसके बाद 19 जनवरी को गाजा में युद्ध विराम और बंदकों की रिहाई को लेकर इसराइल और हमास के बीच समझौता हुआ था। चलिए, अब आगे इसमें क्या कह रहा है कुछ। कहा ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल हमास युद्ध विराम रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे। हमास बोला बंदों की रिहाई तभी होगी जब सभी युद्ध विराम का सम्मान करेंगे। एक्चुअल में कंडीशन ये है कि ना तो इजराइल जो है युद्ध विराम का सम्मान कर रहा है। आप देखो, जब ऐलान हुआ था उसके बाद भी इजराइल ने लगातार जो है हमास के ऊपर रॉकेट दागे थे और मिसाइलें दागी थी और बम गिराए थे एयरफोर्स के थ्रू। कुल मिला के इज़राइल बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहा, और इज़राइल कम्प्लीटली ये एक तरीके का यह ट्रंप और कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा अपनी एक कह सकते रणनीति है कि बेंजामिन ट्रंप की मदद ले रहे हैं और ट्रंप क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमास को, और क्या नाम है फ़िलिस्तीनियों को भी कह रहे हैं कि हाँ छोड़ के चले जाए, हम इसका डेवलपमेंट करेंगे। और अगर एक बार फ़िलिस्तीन यहाँ से गए तो फिर वो वापस आना मुश्किल ही है जहाँ तक लग रहा है। तो कुल मिला के एक तरीके से इनडायरेक्टली फ़िलिस्तीनियों को छोड़कर और फिर फाइनली ये चीज़ ट्रंप क्या करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू को वापस कर देंगे, बेंजामिन नेतन्याहू को दे देंगे। कुल मिला के इजराइल अपना इस पर भी अधिकार कर लेगा। गोलन हाइट्स पर ऑलरेडी अधिकार किया हुआ है और इस पर भी अपना अधिकार कर लेगा, और एक स्वतंत्र राष्ट्र फ़िलिस्तीन जो है उसका फाइनली अंत हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा लौटने का अधिकार नहीं, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। सोचो, ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन को भी सोचो इनको भी चेतावनी डाली। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर दोनों देशों ने गाज़ा के फ़िलिस्तीनियों को नहीं अपनाते तो वे इनकी सहायता को रोक सकते हैं। उनके प्रस्ताव के तहत फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा में लौटने का अधिकार नहीं होगा। सोचो आप, उनकी ज़मीन उन्हें लौटने का अधिकार नहीं, मतलब तुम्हारा घर, तुम्हें अपने घर में नहीं आ सकते। उन्होंने यह जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात से ठीक पहले दिया है। ट्रंप ने गत 4 फरवरी को घोषणा कर दुनिया को हैरानी में डाल दिया था कि अमेरिका गाज़ा पट्टी पर कब्जा करेगा और वह यहाँ के लोगों को दूसरी जगह पर बसाकर इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होने पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस ने कहा था कि ट्रंप ने युद्ध प्रभावित गाज़ा पट्टी का पुनर्विकास सुनिश्चित करने के लिए यहाँ के लोगों को अस्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था। जब
ट्रंप ने ये कहा कि भाई फ़िलिस्तीनी यहाँ से चले जाएं और या तो जॉर्डन में जाएं या मिस्र में जाएं। भैया पूरे विश्व के लोगों ने इसकी निंदा की। तो जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं 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 नहीं, असल में ट्रंप ऐसा नहीं कह रहे थे कि फ़िलिस्तीनियों को यहाँ से चला जाना चाहिए, हम इस पर कब्जा करें। असल में जो ट्रंप है वो तो यूँ कह रहे थे कि भैया फ़िलिस्तीनी कुछ टाइम के लिए चले जाएं अस्थायी तौर पर, हम जो है इसको बना लेंगे वगैरह की, फिर हम उसको वापस बुला लेंगे, ऐसा कहा ट्रंप जी ने, है ना। तो कुल मिला के जब निंदा हुई तब ऐसा कहा। चलिए, ये आज के हमारे आर्टिकल थे, बाकी और तो कोई ख़ास आर्टिकल नहीं है। और कल हम फिर मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि डे टू डे वाइज हमारा हो डिस्कशन। अभी एक दिन पीछे चल रहा है, जैसे आज 13 फरवरी है तो हम 12 फरवरी कर रहे हैं, तो हम 13 है तो 13 ही करेंगे, ऐसा हम करेंगे आगे चल कर फटाफट। अभी मुझे टाइम सा नहीं मिल पा रहा है, टाइम मिलते ही मैं इसको डेट वाइज डेज ले